सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है निष्ठुर अनुकंपा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस अध्याय में कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लड़के मैदान में क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र 1 में हमें दिखाया जा रहा है कि लड़के क्या कर रहे हैं, मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से पिता अपने बेटे को क्यों डांट रहे हैं। आपके विचार से पिता अपने बेटे को क्यों डांट रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र 2 में कि पिता अपने बेटे को क्यों डांट रहे हैं कि उनके बेटे का ध्यान जो है वो खेलने में है, वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है। उनके हाथ में उसका टेस्ट पेपर या रिपोर्ट कार्ड होगा, तो इस वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे खेलने की वजह से, तो वो अपने बेटे को डांट रहे हैं। अगला प्रश्न है, लड़का अपने कमरे में पढ़ाई में मन क्यों लगाने लगा। तो चित्र 3 में हम देख सकते हैं कि अब वो अपनी पढ़ाई में क्यों मन लगा रहा है, क्योंकि उसके पापा ने उसे बहुत ज्यादा डांटा है। अगला प्रश्न है, लड़के पर पिता की डांट का अंत में क्या परिणाम निकला। तो चित्र 4 में हम देख सकते हैं कि वो जो लड़का है वो क्या बन गया है, अब डॉक्टर बन गया है। तो उसके पिता की डांट का क्या प्रभाव पड़ा उस पर, वो पढ़ने लिखने लगा और पढ़ लिख कर वो क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। अब अगला प्रश्न है, क्या माता पिता जो भी कहते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है। तो बच्चों, आपके माता पिता जो भी आपसे कहते हैं वो आपके भले के लिए ही कहते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि आपको सारा ध्यान खेल में नहीं लगाना चाहिए, पढ़ाई में भी ध्यान लगाना चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, तो वो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं, ताकि आप बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ना कुछ आप अपने पैरों पर खड़े हो सको, कुछ ना कुछ बन सको। अगला प्रश्न है, इन चित्रों के आधार पर इस पूरे प्रकरण को कोई उचित नाम दें। उदाहरण, समय का सदुपयोग। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पूरे चित्र के आधार पर हम क्या नाम दे सकते हैं इसको। जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण के उस पे दिया गया है समय का सदुपयोग, तो ये बिल्कुल सही नाम बैठ रहा है, क्योंकि बच्चे ने क्या किया, समय का सदुपयोग किया और फिर पढ़ाई में ध्यान लगाया, तब जाकर वो बड़े होकर क्या बन पाया, डॉक्टर बन पाया। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। काका कालेलकर ने प्रस्तुत कहानी में दिखाया है कि खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर 4 भाई कोई कामकाज नहीं करते। उनके घर आया अतिथि यह स्थिति देखकर उन्हें सबक सिखाता है। वह उनकी मामूली सी आय का स्रोत ही नष्ट कर देता है। अतिथि की यह निष्ठुरता उनका जीवन ही बदल देती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि काका कालेलकर की, यानी कि इसके लेखक कौन है, काका कालेलकर। तो प्रस्तुत कहानी में उन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया है कि खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर जो इस खानदान के 4 भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ काम वाम छोड़कर बैठे हुए हैं। अब इनके घर जो अतिथि आता है, तो ये स्थिति देखकर वो क्या करता है, उनकी मामूली आय का जो स्रोत होता है उसे ही नष्ट कर देता है। तो जब वो ये कर देता है तो इस वजह से उनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल बदल जाती है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छुपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक शहर में कुलीन परिवार रहता है और उस कुलीन परिवार में 4 भाई रहते हैं। अब जो परिवार है उनकी जो जायदाद है वो धन दौलत सब कुछ खत्म हो चुका है। अब चारों भाई कैसे हैं, हुनरमंद, यानी कि सब में कुछ ना कुछ हुनर
है और सब लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी काम करने को नहीं जा रहा है। वो क्या सोच रहे हैं कि हम क्यों काम करने जाएं, इससे हमारे घर की इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत कम हो जाएगी। तो इस सोच में कोई भी भाई बाहर काम करने के लिए नहीं जा रहा है, नौकरी करने के लिए नहीं जा रहा है। अब ऐसे करते करते घर में इतनी गरीबी आ गई है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो घर की स्त्रियां हैं उनके जो जेवर हैं उन्हें चोरी छुपे बेचकर, कम दामों में बेचकर जो भी पैसा मिल रहा है उससे घर चला रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें भी खत्म होती जा रही हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलतियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते, एक कुंजरीन आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं से उस परिवार का निर्वाह होता। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, उनके घर के पास के बगीचे में सहजन का एक पेड़ लगा हुआ है। तो उसके फलने का मौसम था। तो लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की जो फलियां होती है, सहजन की फली यानी कि जो एक सब्जी होती है, वो खिल रही थी, डालियों पर लटकी हुई थी। तो जब शाम हो जाती थी तो चारों तरफ कुछ ना, मतलब बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता था और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता था। और कुछ रात बीते, एक कुंजड़िन आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। तो उसी से वो लोग क्या कर रहे थे, थोड़े बहुत पैसे रख रहे थे, यानी कि उन्हें थोड़े बहुत पैसे सहजन की फली से मिल रहे थे। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी ना थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना न खाऊंगा। अब दिवाली के बाद उनके घर में एक रिश्तेदार, एक मेहमान आया। अब उस मेहमान को उनकी बुरी दशा के बारे में अंदाजा नहीं था, उनको नहीं पता था। तो जैसे ही खाने का समय हुआ तो जो बड़े भाई हैं उन्होंने क्या कहा भोजन के समय, कि आज मेरा सोमवार है तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वो ये नहीं कह रहे कि उनके घर में इतना नहीं है खाने के लिए, वो क्या कह रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा व्रत है, ताकि जो मेहमान आया है उसके सामने ये दिख ना जाए कि उनके घर में कितनी गरीबी आ चुकी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग सीजन की फली बेचकर पैसे ले रहे हैं। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। अब दूसरा भाई जो क्या कहता है कि मेरे पेट में तो दर्द है, तो मुझे डॉक्टर ने वैसे ही खाने को मना किया है, तो वो भी खाने के लिए मना कर देता है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, अतः वह शरीक ना हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछा। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज परोसी जाती इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। अब तीसरे भाई ने क्या कहा कि मुझे तो अपने दोस्त के घर दावत के लिए जाना है और अगर मैं शामिल नहीं हुआ तो वो बुरा मान जाएगा। फिर जो सबसे छोटा भाई है तो वो मेहमान के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तो दोनों के लिए थालियां लगाई जाती हैं। अब जो उनकी बूढ़ी माँ है वो जो मेहमान आया है उससे तो बार बार पूछती है कि और चाहिए और चाहिए, लेकिन अपने छोटे बेटे से एक बार भी नहीं पूछती है। लेकिन अगर उससे पूछा भी जाता है तो वो पहले ही क्या कर देता है, हाथ आगे करके, नहीं नहीं करके कि मुझे नहीं चाहिए, पहले ही बोल देता है ताकि उसे और ना खाना पड़े। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फकाकशी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। अब इस तरह से जो मेहमान है वो 2 बार भोजन कर चुका था। 2 बार खाना खाने के बाद वो समझ गया था कि ये लोग जो है वो भारी गरीबी के शिकार हो चुके हैं, इनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई फिक्र नहीं है, यानी कि कोई भी कहीं भी काम करने को तैयार नहीं है।
तो वो मेहमान क्या करता है, बरामदे में जाकर सो जाता है। मतलब सोता नहीं है, सोने का नाटक करता है, ढोंग करता है, क्योंकि उसे देखना होता है कि ये लोग कैसे थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बहुत सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है, वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता, अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। फिर क्या करते हैं लोग, करीब 10 बजे रात के लोग कुंजड़िन फिर से आती है उनके घर में। फिर जो बड़े भैया हैं वो दबे पांव, जैसे बिल्ली दबे पांव चलती है वैसे ही चुपके चुपके उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और खूब सारी सेजन की फली नीचे गिर देते हैं। तो कुंजड़िन को पता होता है कि अभी ये लोग बहुत ज्यादा मजबूर हैं, तो इन्हें मैं कितना भी पैसा दूंगी तो ये लोग ले लेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता तो नहीं है पैसे कमाने का, एक यही रास्ता है। तो वो क्या करती है, वो उनसे कहती है कि अभी जो फली का दाम है वो बाजार में कम चल रहा है, यानी कि फली की इतनी मांग नहीं है, तो मेरा भी इतना लाभ नहीं हो पा रहा है, तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी, मैं तुम्हें कम ही पैसे दे पाऊंगी। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले लो, अगर नहीं जरूरत है तो फिर रहने दो। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। तो बड़े भाई क्या कहते हैं मुंह पर हाथ रखकर कि तुम्हें जितना पैसा देना है तुम मुझे दे दो, लेकिन जोर जोर से बात मत करो, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आए हैं और वो कहाँ सो रहे हैं, बरामदे में सो रहे हैं। तो उन्हें डर लग रहा होता है कहीं मेहमान को पता ना चल जाए कि वो लोग इतने गरीब हो चुके हैं। कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। तो कुंजड़िन ने इस बात का और फायदा उठाया, तो उसने और पैसे कम दिए। तो जितने भी उसने पैसे दिए बड़े भाई ने चुपचाप ले लिए, क्योंकि उसे पता था कि अभी ये लोग मुझसे ज्यादा बहस भी नहीं करेंगे पैसे को लेकर, क्योंकि मेहमान आया हुआ है। तो वो और इस बात का फायदा उठाती है और उन्हें और कम कीमत देती है, पर वो लोग चुपचाप जितना वो पैसा देती है उसे ले लेते हैं। कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था, वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है, झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पाने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। अब कुंजड़िन वहां से चली जाती है और बाकी सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, सबके खर्राटों की आवाज आ रही होती है, लेकिन जो मेहमान होता है केवल वो जगा हुआ होता है और उसकी दूर की नजर तो वैसे ही अच्छी होती है। तो वो देख लेता है कि वो किस प्रकार से इस सेजन की फली के पेड़ से ही अपना गुजारा कर रहे हैं और इनको अपने इज्जत की इतनी पड़ी हुई है कि ये लोग जो नौजवान घर पर बैठे हुए हैं लेकिन बाहर जाकर काम नहीं कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने से पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सहजन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पौ फटने से पहले ही हल्के अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया। तो उसने क्या किया, वो चुपचाप उठा और बरामदे के एक कोने से उसने कुल्हाड़ी उठाई और जो पेड़ था, जिस पेड़ से उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो पा रही थी, उस पेड़ को वो क्या करता है, जड़ से ही काट देता है और उस पेड़ को काटकर वहां से चुपचाप चला जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब ये पेड़ जो है वो कट चुका है और सब यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। सवेरा हुआ, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है वैसा ही उस परिवार पर छा गया। चारों भाइयों की माँ रोते हुए कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था,
यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? तो जैसे ही सवेरा होता है और बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान ने क्या किया है, मेहमान जो है वो बरामदे से गायब हो चुके हैं और बगीचे में जो सहजन का पेड़ है वो कटा हुआ है। अब घर को सहारा देने वाला कोई बुजुर्ग जब होता है, वो जब चला जाता है तो उसके टाइम पर, उसके समय पर जब मातम मनाया जाता है, जिस प्रकार का मातम मनाया जाता है, उसी प्रकार से वहां के उस घर के लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे कि उनका जो पेड़ है, एकमात्र जो उनके पैसे का जरिया था, वो भी अब नहीं रहा। तो उनकी जो माँ है वो बहुत ज्यादा रोती है और क्या कहती है कि ये मेहमान नहीं, ये तो दुष्ट मेहमान है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने तो हमारे एकमात्र पैसे का जरिया ही काट दिया। अगर उसे पता चल गया था हम गरीब हैं और हमारे पर तरस आ रहा था तो हमारे लिए कुछ अनाज छोड़ के चला जाता, लेकिन इसने क्या किया, इसने तो हमारे एकमात्र सहजन की फली वाले पेड़ को ही काट दिया जिससे इन्हें पैसे मिल रहे थे। बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। तो बड़े भाई माँ से क्या कहते हैं कि अब जब तक हमारा बस चला था तब तक हमने अपने घर की इज्जत बचा ली थी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर का खर्चा बिना काम किए तो नहीं चलने वाला है। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफी प्रसिद्ध थे। जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। तो जिस बस्ती में वो लोग रहते थे, तो उस बस्ती में वो चारों भाई बहुत ही, मतलब सब लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे और उनकी बहुत अच्छी इज्जत भी करते थे। तो जहाँ पे भी वो जाते थे सब उनसे प्यार से बात करते थे और अच्छा बर्ताव करते थे। तो एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को काम पर रख लिया था, नौकरी पर रख लिया था, और बाकी के भाई जो थे वो भी कहीं ना कहीं लग गए थे। एक साल बीत गया, चारों की हालत अच्छी हो गई, घर का काम काज भी ठीक चलने लगा, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। अब एक साल बीत चुका था काम करते करते और चारों की हालत अच्छी हो गई थी और घर में भी अच्छा खासा अनाज अब आने लगा था, घी तेल सब कुछ अच्छे से आ रहा था। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके घर आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियत थी, कोई खराब इरादा ना था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बहुत प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुजदिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे हों। फिर क्या होता है, अब दूसरी दिवाली आती है। फिर दूसरी दिवाली में वही मेहमान वापस से उनके घर पर आता है और फिर वो कबूल करता है कि जो पेड़ कटा था वो उसी ने काटा था। तो जो चारों भाई हैं वो उनका प्रेम से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो खुश होते हैं। वो क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ उस दिन आपने हमारा ये पेड़ काट दिया, क्योंकि अगर उस दिन आप अनाज छोड़ के गए होते तो हम और ज्यादा गिर जाते, हम कभी फिर काम नहीं करते। लेकिन आपने उस दिन हमारा पेड़ काट दिया, यानी कि आपने हमारी बुरी किस्मत काट दी और इसी वजह से हम नौकरी कर पाए और हमारी अच्छी किस्मत जग गई। तो ऐसा भाई बंधु सभी को दे। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।